दोस्तों 2026 में आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है जो कि रिलेटेड है ग्रीनलैंड केस से। यूएस की कंट्रोवर्सी की वजह से ये ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो प्लेस इन न्यूज़ के बेसिस पे पहला ज्योग्राफी के बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा। दूसरा, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जिसके लिए यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट, कंट्रियों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तीसरा, कनेक्शन क्या है ग्रीनलैंड, डेनमार्क और यूएसए का। और फोर्थ, जो कि मेजर पॉइंट रहा करंट अफेयर का, कंट्रोवर्सी किस बेसिस पे ग्रीनलैंड में हुआ 2026 में। एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ग्रीनलैंड का, और इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है जो इसे ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इंडिया का कैसा इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सब कुछ देखेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई स्टूडेंट में, दिस इज अनिल मिश्रा। तो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी पे, विथ रेफरेंस टू ग्रीनलैंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट आइस सीट है आफ्टर अंटार्कटिका। और सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि इसके आइस सीट में अबाउट 20% ग्लोबल फ्रेश वाटर है। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है, जॉन फील्ड जो है वो लोकेटेड है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में। फोर्थ स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर ये आइस सीट, आर्कटिक आइस सीट जो है, अगर ग्रीनलैंड के आइस सीट जो है मेल्ट हो जाते हैं तो सी लेवल जो है 7 मीटर बढ़ जाएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 जो है करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो चलिए देख लेते हैं क्यों ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और बाकी सही कैसे हैं। तो ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है नॉन कॉन्टिनेंटल में, ओके। और ये फैला हुआ है 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर में, और किसके बीच में? आर्कटिक ओशन एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में। और नॉर्थ ईस्ट में इसके कनाडा है और नॉर्थ वेस्ट में आइलैंड है आइसलैंड। की फीचर अगर देखें तो पहला, इसका आइस कवरेज अगर देखा जाए तो 84% जो है सेकेंड लार्जेस्ट आइस सीट है आफ्टर अंटार्कटिका, यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ये जो है होल्ड करता है 20% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर को, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ग्रीनलैंड जो है फ्लैट आइस कैप स्लोप टू रॉकी है, एब्जॉर्ब इंटेंडेड कोस्ट लाइन है इसके, और हाईएस्ट पीक इसका ग्रीनलैंड का गोमजॉन फील्ड है जो कि वैटकिंस रेंज में है, ना कि ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन पे, ओके। इसलिए ये इनकरेक्ट है। और उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, हाँ ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर ये मेल्ट हो जाता है तो सी लेवल जो है 7 मीटर राइज कर जाएगी। ग्रीनलैंड में जो है रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसका। तो उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बेसिस पे, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे है। द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीनलैंड फॉर मेजर पावर इज मेनली ड्यू टू। ऑप्शन ए है कि ये कंट्रोल करता है सुएज कैनाल को, और सेकंड ऑप्शन है कि इट लोकेशन इन द आर्कटिक इनेबलिंग सर्विलेंस एंड न्यू सी रूट्स, एंड थर्ड सी है इट मेंबरशिप इन द यूरोपियन यूनियन, एंड डी है इट्स डोमिनेंस ओवर इंडो पैसिफिक ट्रेड रूट्स। तो इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक एंड नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के बीच में लोकेटेड है और क्रूशियल है फॉर मिलिट्री सर्विलेंस एंड मिसाइल वार्निंग सिस्टम के लिए, ओके। मेल्टिंग आर्कटिक आइस इज ओपनिंग न्यू सी रूट, ओके। जो आर्कटिक आइस हैं वो मेल्ट हो रही हैं, तो इससे नए रूट बनने के चांसेस हैं। नॉर्थ सी रूट, नॉर्थ वेस्ट पैसेज, इंक्रीजिंग इट्स जियोपॉलिटिकल वैल्यू, जिससे जियोपॉलिटिकल वैल्यू से इसका बढ़ रहा है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिख रहा है इसका, ओके। ग्रीनलैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ग्रीनलैंड जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ये विड्रॉ कर लिया था 1985 में फॉलोइंग 1982 रेफरेंडम। 1982 में रेफरेंडम हुआ था और 1985 में इन्होंने ग्रीनलैंड जो है विड्रॉ कर लिया था, जबकि ये डेनमार्क, मतलब डेनमार्क का पार्ट है, बट ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। डेनमार्क जो है मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसके रिसोर्स के बेसिस पे है कि ये एस्टिमेटेड होल्ड करता है अप्रॉक्स 25% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व को, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को। ऑयल एंड गैस डिपोजिट यहाँ पे है, यूरेनियम एंड क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं,
चाइना करेंटली जो है डोमिनेट करता है अप्रोक्स 90% ऑफ रेयर अर्थ प्रोसेसिंग ग्लोबली आज के टाइम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्शन बिटवीन ग्रीनलैंड, डेनमार्क और यूएसए के बेसिस पे क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू ग्रीनलैंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है इट इज एन ऑटोनॉमस टेरिटरी विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इट इज सेपरेट मेंबर ऑफ नाटो। थर्ड स्टेटमेंट है कि द यूनाइटेड स्टेट ऑपरेट अ मिलिट्री बेस देयर अंडर अ बायलैटरल एग्रीमेंट विथ डेनमार्क। तो कौन से इसमें से करेक्ट है? ऑप्शन 1 एंड 3 जो है करेक्ट है कि ऑटोनॉमस टेरिटरी है विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क, और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि यूनाइटेड स्टेट ऑपरेट करता है मिलिट्री बेस अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट विथ डेनमार्क। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो चलिए देखते हैं क्यों। ग्रीनलैंड जो है ऑटोनॉमस टेरिटरी है, स्टेटस ऑफ लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन टू रीगेन कंट्रोल ओवर इट्स फिशिंग वाटर्स। मतलब जब यूरोपियन यूनियन से अब विड्रॉ कर लिया था ग्रीनलैंड तो उसको कंट्रोल मिल गया था फिशिंग वाटर के लिए, और ये मेंटेन करता है स्पेशल एसोसिएशन विथ यूरोपियन यूनियन एज अ ओवरसीज कंट्री एंड टेरिटरी, ओके, ओसीटी। सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ग्रीनलैंड इज नॉट अ सेपरेट नाटो मेंबर, वो डेनमार्क रिप्रेजेंट करता है इसे नाटो में, ओके। एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यूएस ऑपरेट करता है पिटूफिक स्पेस बेस, फॉर्मली थूले एयर बेस कहते थे इसे, अंडर द डिफेंस एग्रीमेंट विथ डेनमार्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस कंट्रोवर्सी के बेसिस पे। द कंट्रोवर्सी ओवर पॉसिबल यूएस मिलिट्री मूव इन ग्रीनलैंड इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वुड। ऑप्शन ए है एक्सपेंड करता है आर्कटिक काउंसिल सिक्योरिटी रोल को। बी है अंडरमाइन करता है नाटोज आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल को। सी है एक्सपेल करता है डेनमार्क फ्रॉम नाटो से। एंड डी है ग्रांट ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, अंडरमाइन करता है नाटोज आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल को। तो क्या है ये? ग्रीनलैंड इज ए ऑटोनॉमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, जैसा कि आपको पता है, अ नाटो मेंबर। यूएस मिलिट्री मूव वुड अंडरमाइन द नाटो आर्टिकल 5, ये क्या कहता है? विच इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट एक्शन बाय इन वन मेंबर अगेंस्ट अनदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग के बेसिस पे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे। तो 1951 डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड एग्रीमेंट क्या कहता है? यूएस मिलिट्री बेस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यहाँ पे बनाया गया था। सेकंड जो मैचिंग का है सेल्फ रूल एक्ट 2009, इसमें क्या हुआ था? राइट टू इंडिपेंडेंस रेफरेंडम, ओके। थर्ड है क्रायोलाइट माइनिंग जो कि मैच किया हुआ है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन से। एंड फोर्थ है ग्रीनलैंड ऑटोनॉमस टेरिटरी विद इन डेनमार्क, ओके। तो कौन सा स्टेटमेंट, कौन से पेयर इसमें से करेक्टली मैच है? तो चारों जो है करेक्टली मैच हैं, 1 2 3 4 देख लेते हैं। 1951 डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड एग्रीमेंट में क्या हुआ था? साइन बिटवीन यूएस एंड डेनमार्क ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के टाइम में साइन हुआ इन दोनों के बीच में, इसलिए सही है। अलाउड यूएस मिलिट्री बेस इन ग्रीनलैंड। इनेबल क्रायोलाइट माइनिंग, क्रायोलाइट माइनिंग में क्या हुआ? इंपॉर्टेंट फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट था, तो ये भी करेक्टली मैच है। यूएस वंस ऑपरेट 17 बेस मोस्ट क्लोज बाई द 1960s में मोस्टली क्लोज हो गए थे। ग्रीनलैंड पॉलिटिकल स्टेटस अगर देखें तो ऑटोनॉमस टेरिटरी विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क, जैसा कि बता चुके हैं। 2009 सेल्फ रूल एक्ट, ये क्या था? राइट टू इंडिपेंडेंस रेफरेंडम था ये, तो ये भी करेक्ट है। इंडिजिनस न्यूट मेजोरिटी पॉपुलेशन, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेफरेंस फॉर इंडिपेंडेंस नॉट सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बेसिस पे विथ रेफरेंस टू आर्कटिक गवर्नेंस कंसिडर द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी प्रोवाइड द लीगल बेसिस फॉर कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्लेम इन आर्कटिक। सेकेंड स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड स्टेट जो है रेटिफाई किया यूएन क्लॉज को। एंड थर्ड है कि आर्कटिक काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 8 आर्कटिक स्टेट एंड फोकस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एंड फोर्थ है स्टेटमेंट इंडिया बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल इन 2013। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 एंड 3 जो है करेक्ट है, और
2 एंड 4 जो है इनकरेक्ट है। देख लेते हैं कैसे। यूएन क्लॉज 1982 जो है गवर्न करता है मैरीटाइम जोन सच एज टेरिटोरियल सी, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्लेम को, which are highly relevant to Arctic due to competing claim over extended continental shelves। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट हैज नॉट रेटिफाई UNCLOS क्लॉज, दो ये फॉलो करता है मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन एज अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, बट इसे रेटिफाई नहीं किया था, इसलिए ये इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि आर्कटिक काउंसिल जो है स्टैब्लिश हुआ 1996 में, कंप्राइजेस 8 आर्कटिक स्टेट। कौन कौन से हैं? यूएस, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एंड रशिया। ये फोकस करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन पे। एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया जो है ऑब्जर्वर स्टेट है, परमानेंट मेंबर नहीं है, और सिंस 2013 से ऑब्जर्वर स्टेट इंडिया है इसका आर्कटिक काउंसिल का। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया के रिस्पेक्ट में। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन आर्कटिक कोऑपरेशन विद डेनमार्क इन 2021। सेकेंड स्टेटमेंट है कि नॉर्थ सी रूट कैन रिड्यूस एशिया यूरोप शिपिंग टाइम बाय अप्रॉक्स 40%। एंड थर्ड स्टेटमेंट है कि ग्रीनलैंड आइस मेल्ट हैज नो इम्पैक्ट ऑन इंडियन मॉनसून। तो इनमें से कौन से करेक्ट हैं ऑप्शन? तो ऑप्शन 1 एंड 2 जो है करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो देख लेते हैं, इंडिया जो है ऑब्जर्वर स्टेट बना आर्कटिक काउंसिल का 2013 से एंड ऑपरेट हिमाद्री रिसर्च स्टेशन इन स्वालबार्ड से हिमाद्री स्टेशन जो है इसका रिसर्च सेंटर था इंडिया तब से ऑपरेट कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिया जो है साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ डेनमार्क इन 2021 फॉर आर्कटिक कोऑपरेशन। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि नॉर्थ सी रूट कैन रिड्यूस एशिया यूरोप शिपिंग टाइम सिग्निफिकेंटली अराउंड 30 to 40%, ऑफरिंग स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक एडवांटेज। एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ग्रीनलैंड आइस जो है मेल्ट कंट्रीब्यूट टू MOC स्लो डाउन which can influence India monsoon variability and sea level rise affecting coastal India। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।